हेलो। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम आज से शुरू करने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी का टॉपिक है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। लेकिन ये महज ऑब्जेक्टिव नहीं है बाबू, इस ऑब्जेक्टिव्स में हम बहुत सारे सब्जेक्टिव्स के कड़ियों को भी ब्रेक डाउन करेंगे। इन दैट केस हम ये कहना चाह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स तो होगा ही, लेकिन हम उसको कुछ इस प्रकार से समझाने का कोशिश करेंगे कि आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी लग जाए। और या फिर अब तक जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे, तो अगर आपकी पढ़ाई ऑलरेडी हो रखी है तो आप उसमें एक चीज कर सकते हैं, वो है रिवीजन। तो वीडियो को इत्मीनान से देखिए। हाँ, एक बात हम बता दें कि क्वेश्चंस जो है वो 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चंस का हम सेट बनाए हैं। और इसमें हम प्रीवियस 2018 से आपका सिलेबस चेंज हुआ था, 18, 19, 20 के बाद वो 100 क्वेश्चन वाला शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को जो 2018 से लेकर के 24 तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को रखा है और संभावित कुछ प्रश्नों को उसमें जोड़े हैं जो 2025 के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। इत्मीनान से आप देखिए वीडियो को और हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे बाबू, ठीक है? पूरा कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का भाई, ये कह रहे हैं हम। तो पहला प्रश्न है बाबू, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर हो तो बाबू आप ये चैप्टर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ चुके होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वो नहीं पढ़े होते तो ये कभी समझ में ही आपको नहीं आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब आप पढ़े, एक मिनट बाबू, जैसा हम इसके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 मिनट हमको टाइम दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लिया गया है, समझाने में अच्छा होता है और हमको बताने में भी क्लियर रहता है। तो दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर है, और अगर ऐसा कोई भी प्रणाली हो तो हम यहाँ पर किसको देखते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं, क्योंकि वो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और उसमें हम देख रहे हैं कि ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर का मतलब होता है कि बी में, सॉरी, इसका मतलब होता है कि ए में बी से डिवाइड लगाए, क्यू आया है भागफल और आर आया है शेषफल, तभी आप लिख सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना? और एक बात तो तय है बाबू कि शेषफल कौन होता है? बाबू शेषफल जो होता है वो हमेशा बी यानी के भाजक से कम होगा, हमेशा, कभी भाजक के बराबर भी नहीं होगा और ना ही भाजक के ज्यादा होगा, कभी नहीं होता। वो हमेशा भाजक से या तो कम होगा या तो कम होगा या फिर शून्य के बराबर होगा। तो आर जो है बाबू या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा बी से छोटा ही होगा। बी कौन है? भाजक है, तो उससे छोटा होगा। डी इसका परफेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? बाबू, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें हम लोग कहां रखते हैं? रियल नंबर लाइन पर रखते हैं, है ना? तो ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? बेशक, उसका नाम ही है संख्या रेखा, और जो संख्या रेखा होती है वो वास्तविक संख्या रेखा होती है, अतः हम उस पर सभी को व्यक्त कर सकते हैं, सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भारी बात नहीं है बाबू। तो हाँ, पूर्णांक संख्याओं को हम लोग व्यक्त करते हैं, सॉरी, तो यहां पर इसका बी आंसर होगा। अगला है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, शून्य भी है और ऋण संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो यह कैसी संख्या होगी? बाबू, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये हो गया प्राकृत संख्या, है ना? इसमें शून्य को भी इंक्लूड करो, शून्य समेत ऋण संख्याओं को भी इंक्लूड कर दो, -1, -2, -3, तो यह कैसी संख्या बन जाती है? बाबू, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है किसका? पूर्णांक का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंटीजर पढ़ते हैं, और ये भी संख्या रेखा पर हमको मिलता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि बेसिक जानकारी वाले प्रश्नों का यहां पर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू पूर्णांक। जरूरी है, निरूपण होगा अथवा नहीं, बेशक होगा। किसे कहते हैं पूर्ण संख्या बाबू? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृत संख्या होती है। अगर उस प्राकृत संख्या के साथ शून्य को इंक्लूड कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो वो कैसी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो क्या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा? हाँ होगा, बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग तो होशियार एकदम निकले। अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? हेने आओ, हेने आओ, हेने आओ।
सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या हो, शून्य समेत हो तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। ए हो गया इसका आंसर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, चलिए भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित अब यहां पर प्रश्नों का संग्रह होने वाला है। अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी b a से पूरा पूरा कट जाता है, तो b को a का क्या बोलेंगे? b को a का भाज्य बोलेंगे। कट जाता है तो भाज्य ना होगा बाबू, भाज्य बोलेंगे। ए इसका आंसर हो गया। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या शून्य कभी किसी पूर्णांक को विभाजित किया है? क्या इसके कभी आप कोई नंबर लिख करके उसको शून्य से भाग दिए हो? कभी नहीं, उसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। अगला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है किन के लिए? दो धनात्मक पूर्णांकों के मासा के लिए, है ना। दो नंबर के बीच में जब आप मासा निकालना चाहते हो, हमेशा दो ही नंबर पे तो होता है ये, दो नंबर के बीच में जब भी आप मासा निकालना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? यस, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा? अगर कोई नंबर m है जिसको हम डिवाइड लगा रहे हैं 2 से, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 के रूप में है एग्जाम्पल, तो भागफल q आएगा और शेषफल r होगा। और इस बात की पूरी संभावना है कि r 0 भी होगा और 1 भी होगा। थोड़ा देर पहले ही हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि शेषफल इससे छोटा होगा, 0 भी हो सकता है, या इससे छोटा ही लेकिन दिखेगा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब भाग आप सही से नहीं दिए अगर आ गया है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये बन सकता है, या फिर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही दोनों बनेगा। अगर m एक विषम संख्या है तो विषम के रूप में शेष बचेगा, और अगर m सम संख्या है और सम से भाग लगा रहे हो तो वैल्यू पूरा पूरा कटेगा और शेषफल शून्य मिलेगा, यानी रिजल्ट किसके बराबर आएगा? 2q के रूप में आएगा। यानी इसका आंसर कौन बनेगा? ए। देख लीजिए, दो पार्ट में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं बाबू, दो पार्ट में ये वीडियो रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, है ना, एक बार में ज्यादा हो जाएगा इसलिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? भाई प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक हमेशा, अगर नंबर धनात्मक ही है तो हमेशा 2q के रूप में होगा। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जिक्र कर लिया है ना। टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट बढ़ते चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों पर लागू होता है? भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, सबसे पहली बात है कि पूर्णांक जो है, समझना बाबू बात को, क्या ये प्रश्न सही है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांक पर लागू होता है? हमको पूर्णांक बताने हैं। पूर्णांक तो माइनस भी होता है लेकिन माइनस पे लागू नहीं होता, तो हम बोलेंगे सर धनात्मक पूर्णांक पर लागू होता है। जो शून्य ना हो तो लिख दें शून्य के अतिरिक्त हो। तो शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए नहीं, धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल धन पूर्णांक के लिए तो बाबू धन पूर्णांक बोलेंगे। तो इस बात का ये सही आंसर बनाएगा जिसमें शून्य एक्सक्लूड है। शून्य को क्या कर देना है? शून्य को हटा देना है, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए नहीं, शून्य भी नहीं होना चाहिए और माइनस भी नहीं होने चाहिए, तभी जितनी संख्याएं बनेंगी उनका हम HCF निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है? फिर से वही, किन पूर्णांकों के लिए संभव है? सर ऐसे पूर्णांकों के लिए जो माइनस नहीं हो और शून्य भी ना हो। तो यहां जवाब होगा केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, और शून्य जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से किसी भी साइड नहीं बैठता। तो यहां है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम लॉस किए बगैर। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF जो है, कोई पूर्णांक मिलता है तो वो किससे विभाजित होगा? भाई जो HCF वैल्यू मिलेगा, बड़ा मिले छोटा मिले उससे मतलब नहीं है, जो HCF वैल्यू मिलेगा, एक बड़ा पूर्णांक है, ठीक है, तो जो HCF वैल्यू होगा बाबू तो दोनों में कॉमन बनता है ना, तो वो किससे किससे कट जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, HCF है, ए और बी दोनों से कटेगा, कॉमन वैल्यू होता है HCF, इसलिए वो दोनों से कटेगा। दो धनात्मक पूर्णांक C और D, जहां C बड़ा है D से, ठीक है, हो और भागफल Q शेषफल R हो, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? बाबू C बड़ा है D से, तो इसका मतलब यह हुआ कि C में भाग लगा रहे हैं D से, भागफल क्या मिल रहा है? Q, शेषफल क्या मिल रहा है? R। तो नियम लगाइए यूक्लिड का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
तो देखिए कहाँ कहीं पर ये फॉर्मूला है C बराबर डी क्यू प्लस आर, या देखिए B इसका आंसर हो गया। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जरूर पढ़े होंगे, आपके टीचर अब तक पढ़ा चुके होंगे आपको, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। फिर दो धनात्मक पूर्णांक C और D के लिए इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल R, अगर शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 का मतलब है नंबर पूरा पूरा कट गया, तो जिससे भाग लगा रहे हो वही आंसर बन जाता है। तो भाग आप किससे लगा रहे हो, जो छोटा है D, तो D इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कहने का हुआ अगर C में D से भाग लगाते हो, भागफल Q मिलेगा, और ये वैल्यू पूरा कट गया यानी R बराबर 0, तो जो इधर होता है वही ना आंसर बनता है बाबू, तो D इसका आंसर हो जाएगा, यानी A आंसर बन गया। D वैल्यू आंसर हुआ, आंसर तो A बनेगा, उल्टा मत समझिएगा, D आंसर हो गया तो D चुन रहे हैं। आगे बढ़िए बाबू। 17 नंबर, दो धनात्मक पूर्णांक अभय पूर्णांक और D CD आर नॉट 0, तो HCF CD किसके बराबर हो सकता है। देखिए भाई, दो धनात्मक पूर्णांक जहां पर D छोटा है C से, Q आएगा बाबू, शेषफल R होगा। देखिए ध्यान से, फिर क्योंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगला काम होगा R से D में भाग लगाओगे, सही है। फिर कोई वैल्यू मिलेगा दूसरा, फिर यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगा, तो अब शायद कट गया हो क्योंकि इसके बारे में कुछ और शेषफल बताया नहीं। तो CD का HCF वैल्यू क्या मिला, तो CD का जब हम HCF निकाल रहे थे तो R आया D आया, यही दोनों तो केस में आया, C तो बेचारा साइड हो गया, तो R और D के बीच में मेरा आंसर मिलने वाला है। तो HCF जो एक्चुअल में मिलेगा हमको, वो D और R के बीच में मिलेगा। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो R है आंसर, और अगर पूरा नहीं कटा तो फिर इसका जो रिजल्ट आने वाला वो बनेगा आंसर। इसका मतलब है कि आंसर मेरा D और R के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। C तो नहीं होंगे इस केस में। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा बाबू, रूट 18 का परिमेयीकरण, ये अपरिमेय हुआ है ना, एक मिनट इसको रख दें सर। हाँ, तो रूट 18 का परिमेयकारी गुणांक, तो 18 को पहले ब्रेक करो, 9 दूना 18, 9 का 3 बाहर हो गया, 3 रूट 2, यही है ना। अब देखो ये रूट 2 है जो इसको अपरिमेय बना रहा है, तो अगर हम एक रूट 2 से गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा 3, और रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 यानी 6। अब ये परिमेय बन गया ना। तो वो कौन सा गुणांक है, वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे गुना करने पर ये जो 18 है, जिसको इनडायरेक्टली हम लोग 3 रूट 2 भी कह सकते हैं, वो 6 में तब्दील हुआ, रूट 2 की वजह से हुआ, इसलिए आंसर मेरा क्या बनेगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बाबू, 45 और 60 का मासा क्या होगा। भाई दोनों में क्या कॉमन है 45 और 60 में, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, है ना। इसका मतलब ये हुआ 15 से 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों में कॉमन है वही HCF है। डायरेक्ट ऐसे समझो, और इनडायरेक्टली समझना है तो फिर वो 60 से डिवाइड लगाओ, 45 को एक बार में लगा लो बाबू, फिर 15 आएगा, 45 को काटो, 15 तिया 45 हो जाएगा बाबू, वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया 15, डी आंसर हो गया। दोनों तरीके से बना सकते हो यार, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर अभाज्य गुणनखंड की तरह भी बना सकते हो, है ना। अगर क्वेश्चन अगर मिलेगा हमको आगे तो हम उसको डिस्कस कर देंगे। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य यानी 0 ना हो, 0 के अतिरिक्त कोई नंबर हो, वो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगर परिमेय संख्या 4 है, अगर परिमेय संख्या 4 है और अपरिमेय संख्या रूट 2 है, तो इनका गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और ये 9th क्लास में पढ़ने का है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। a इंटू रूट बी, ये हमेशा एक अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा। सिर्फ अपरिमेय बोलना भी सही नहीं है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अपरिमेय संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपरिमेय संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए तो वो परिमेय बन गया, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो जवाब है नहीं। निम्न में असत्य कथन को पहचानिए, कौन गलत है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, ये तो सही बात है भाई, ये असत्य तो नहीं हुआ। सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है। अगर 4 एक परिमेय संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4 होगा ना। क्या 1/4 अपरिमेय संख्या है? नहीं। अतः यह कथन क्या है, असत्य। और हमको क्या ढूंढना था बाबू, असत्य कथन, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक होती है। मासा निकालता है, 20 का आंसर हो जाएगा। 24 में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर डिपेंड है, ठीक है। दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 है, तो उन दोनों का, और मासा उन दोनों का 2 है, तो किसका, तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करें। दो संख्या है a और 18 का लासा,
तो संख्या a और 18, एक संख्या a है, एक संख्या 18 है। तो देखो बाबू, दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बिल्कुल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लासा और उन दोनों संख्याओं के मासाओं के गुणनफल के। ध्यान रहेगा। तो a क्रॉस 18 एलसीएम कितना हो गया, लासा 36 दिया हुआ है और मासा कितना दिया हुआ बाबू 2। a अगर हम निकालना चाहें हम बनाएंगे 36 गुने 2 और बटे में क्या आ जाएगा 18, कितनी बार में कट गया 2 और a का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 4, तो a बराबर 4 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा बाबू, 5, 15 और 20 इन कहाँ गया, 5, 15 और 20 के लासा। सबसे पहले 5, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, 5, 15 और 20। प्रश्न को एकदम ठंडे दिमाग से वहां पे देखिए। एक बात, एग्जाम में हमको हड़बड़ाना नहीं है, वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं है ना कि जहां पर आपको 1 मिनट से कम का टाइम है। अब टाइम है यार, 1.5 घंटे का टाइम है मेरे पास, इत्मीनान से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 100 में से 50 चुनना है, इसमें से 7 क्वेश्चन आपको लेना है। 7 नंबर आपको रियल नंबर से रहना ही रहना है। 7 से ज्यादा हो जाएगा लेकिन 7 से कम नहीं होगा बाबू, आराम से चुनेंगे। अगर 100 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसमें से 7 क्वेश्चन टैली नहीं करेगा। इत्मीनान से देखिए 100 क्वेश्चन को। 5, 15, 20 का लासा, आगे नहीं पढ़ा, 5, 15, 20 का लासा, 5, 15, 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 25, 60 निकल गया लासा। फिर मासा, मासा कौन होता है, तीनों में कॉमन, 5, 15, 20 में कॉमन क्या बनेगा 5, तो दोनों का अनुपात। क्यों अनुपात किए सर, इसलिए कितना आ गया 12/1, 12:1, आंसर हो गया। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है भाई, 26 थोड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा है और जनरली हम लोग ऐसा क्वेश्चन देके एग्जाम में छोड़ देते हैं तो 1 नंबर नुकसान होता है और बोलते हैं एक ही नंबर तो छूटा, एक एक करके पूरा का पूरा 5 छूट जाता है। अगर x एक भाज्य संख्या है, x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या मींस जो 1 से कटती है, अपने आप से कटती है और तीसरे किसी नंबर से भी कट जाती है। अगर x एक भाज्य संख्या हो, उसको p1, p2, p3, pn के रूप में गुणनखंडित किया गया है। किसके रूप में, p1 से, यानी सबसे पहले जो ये कटा वो p1 से कटा, उसके बाद जो ये कटा है p2 से कटा, फिर ये कटा है किससे, p3 से कटा, इसके बाद ये कटा है pn से कटा, कटता रहा है ऐसे। तो p1, p2, pn को कैसी संख्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि p1, p2, pn को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सर इसी मेथड को तो हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान है, इसे ही हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर। और अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या तो मिलते हैं। सपोज कि 144 मेरे पास है तो हम पहले 2 से लगाते हैं, 2 क्या है अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर 2 से लगाते हैं 36, ये क्या मिला, फिर से 2, फिर से लगाएंगे 2 से 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर लगाएंगे 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ये सब क्या है, सब अभाज्य संख्या ही तो है। तो यहां पर जितने भी नंबर्स मिलेंगे सबके सब क्या होंगे, अभाज्य। ठीक। 4 पर पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए, बस यहीं पर ये बोलिए, नहीं है 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी किताब का, तो वही तो ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक टिप्स वो सब नहीं किया जाता बाबू। सब्जेक्टिव का अगर आपके पास डेप्थ है ना तो आपके पास ऑब्जेक्टिव स्वतः बनने लग जाते हैं। देखिए 4 पावर n को शून्य पे समाप्त होने की शर्त क्या है, उस नंबर पे 4 पे पावर n, इस नंबर पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। जबकि 2 और 5 होगा तभी ये 0 पे समाप्त होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 2, 5 का गुणनफल क्या होता है, 2 पंजा 10, हाँ, कट जाएगा, 10 आता है ना लास्ट में, 0 आ जाता है। ये बोल रहा है शून्य हो अंत में। समझ में आई बात। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं भाई, अगर हम देखें 4 का अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुने 2 मिलते हैं। हम बोलेंगे कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 2 है, इसमें 5 नहीं है, 5 की अनुपस्थिति की वजह से 4 पर पावर n कोई सी भी प्राकृत संख्या हो जाए कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो जवाब भी बिल्कुल वैसा ही है बाबू। देखिए कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे सवाल कोई नहीं होते हैं, ऐसे सवाल कोई नहीं होते। ये इसका हमको ये सवाल पता नहीं, मतलब कोई नहीं ही है ये सवाल। इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, ये क्या लॉजिक है, कुछ नहीं है। अगर p और q 2 अभाज्य संख्या हैं, ध्यान से, p और q 2 अभाज्य संख्या, तो अंडर रूट pq क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि p बराबर 3 है और q बराबर 2 है,
तो अंडर रूट पी क्यू क्या बनेगा? अंडर रूट 3 दूना 6 हो जाएगा। तो रूट ये क्या मिला? ये तो हमको मिला है एक अपरिमेय संख्या। अब मान लेते हैं p जो है वो 5 है ना, और q जो है बाबू वो हाँ ठीक, तो उसको रख दीजिए वहीं पर। ठीक ठीक ठीक, हाँ तो p बराबर 5 और q बराबर भी 5 है। तो अंडर रूट पी क्यू क्या बनेगा बाबू? अंडर रूट 25, 25 का 5 होता है। 5 कैसी संख्या है बाबू? परिमेय। तो अपरिमेय संख्या भी बनती है और परिमेय संख्या भी बनती है। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 29 के बाद 30वां, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? ये क्वेश्चन दरअसल आपको ऐसा दे करके जांच करना चाह रहा है कि आप सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या जानते हैं कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 वह संख्या है जो सबसे पहली संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से कटती है। जैसे 1 से भी कट जाती है, 4 से भी कटती है, ये तो भाज्य का गुण नहीं है, ये तो अभाज्य का गुण है। और फिर ये 2 से भी कट जाती है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8 बन गया। 31वां नंबर क्वेश्चन बाबू, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? बाबू दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम जो होगा HCF, ध्यान रखिएगा बाबू, HCF हमेशा 2 होता है। जैसे 4 और 6, इन दोनों का आप HCF निकाल के घर में देख लो, 2 आएगा। 6 और 8, इन दोनों का निकाल के देख लो, 2 आएगा। 112 और 114, ये हमेशा 2 आएगा। क्रमिक लगातार होने चाहिए बाबू सम संख्या। दो क्रमिक सम संख्या का मतलब है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ठीक है, हाँ बाबू, क्रमिक का मतलब है लगातार। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितनी है? कितनी अभाज्य संख्या है? सर बोल नहीं सकते ना, ये तो चलता रहेगा, अनेक हैं। तो जवाब होगा अनेक हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, है ना। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन है अभाज्य संख्या? 11 है। 34 देखिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 25, 15, 29। वो देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से ना कटे। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा? 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 5 पे पावर 4 निकलेंगे। कैसे मालूम? सर 5 गुने 5, 5 25, 5 125, 5 625, 5 पे पावर 4, ये किसका हो जाएगा? 625 का, है ना। तो 5 पे अधिकतम घातांक कितना होगा? 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 26 और 91 का मासा क्या होगा? घर पे बना के देख लेना बाबू। 26 में है 13 गुने 2, 91 में है 13 गुने 7, और दोनों में कॉमन क्या बन गया? 13। तो जो कॉमन है वही आंसर है। हम बहुत देर से चिल्ला रहे हैं इस पर। इसके बाद बाबू 36 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 37 में लासा बराबर क्या होगा? लासा बराबर क्या होगा भाई? फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा। तो जब हमको लासा निकालना हो तो लासा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बाबू अगर HCF निकालना रहता तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। बाबू अगर हमको पहली संख्या निकालना होता तो लासा गुने मासा बटे दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना होता लासा गुने मासा बटे पहली संख्या। 5, 6 क्लास में ये बात आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं ये सब चीज। और 10th में भी उन्हीं सभी का अग्नि परीक्षा हो रहा है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात, तो भाई जैसे 625 को बनाए थे वैसे ही अब इसको बना के देख लेना कितना आता है, समझ में आ जाएगा। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, और किसी से नहीं बोला जा रहा है, एक अथवा स्वयं से, यानी या तो वो एक से कट जाए या फिर वो खुद से कट जाए, उसे हम अभाज्य बोलते हैं। बी इसका आंसर होगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं? हाँ, लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में ही तो लिखते हैं, इसलिए तो हम उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 625 को
हम क्या लिख रहे हैं बाबू, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिखते हैं ना। एक मिनट बाबू, यस। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको, ये देखो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या। तो अब हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 625 को हम देखो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया ना, तो ये मेरा आंसर बन गया। तो आंसर बनने का मतलब कि यही मेरा अभाज्य गुणनखंड कहलाया, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं ना अभाज्य संख्या के रूप में, तो क्या आप उसे लिख सकते हो या नहीं? हाँ लिख सकते हैं, तभी तो इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? ये भाज्य संख्या है, लेकिन कैसे? फिर से वही बात बोलेंगे बाबू, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। कैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 7 गुने 11 गुने 13 ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एक पद बनते हैं। ये 13 है, ये दूसरा पद बनता है। अब इन दोनों पद में कॉमन क्या बना? 13। तो रिजल्ट आ गया 7 गुने 11 और प्लस यहां क्या बनेगा? 1 बच गया। 13 गुने 77 और 1 78। देखिए, ये जो भी नंबर हो, ये जो भी संख्या हो, ये संख्या 13 गुने 78 हो चुकी है। मतलब कि ये जो संख्या है वो 13 से भी कटेगी और 78 से भी कटेगी, तो हम इसे भाज्य बोल सकते हैं ना। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 50 क्वेश्चन करेंगे, 41 हो चुका है। बयालीस 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? आप खुद बनाकर देख लीजिए। आप खुद अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिए। 1/a पर पावर n, हाँ बाबू यहां मिस्टेक हुआ है, हम इस क्वेश्चन को पहले भी देख लिए थे। ये 1/a पर पावर n है, तो ये a पर पावर -n हो जाएगा। जैसे 1/4 पर पावर 2 है, तो ये 4 पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहां गया भाई? a पर पावर -n हो जाएगा। तो 43 का आंसर क्या बन गया? b आ गया। यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? बाबू अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा? केवल एक। अभाज्य संख्या कौन? जैसे 6 और 7, जैसे 3 और 11, इसमें क्या इसका मासा होगा? एक निकलेगा बाबू। देखो ना, 3 तिया 9, 2 आया, 2 एकम 2, 1 आया, 1 दूना 2 कट गया, क्या निकल कर आया? 1 आया ना। तो वो हमेशा 1 आएगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए बाबू 45वां नंबर देखिए, a प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? इसको परिमेयकरण करना है बाबू। ऐसे नंबर्स आप बना चुके हो 9th में। a प्लस रूट बी रहता है, तो इसको आप क्या करते हो? a माइनस रूट बी और a माइनस रूट बी करते हो ना। इसको तुम तो किस नाम से पुकारते हो? हर का परिमेयकरण, हर को परिमेय में बदलना। तो a प्लस रूट बी को चेंज करने के लिए तुम किससे मल्टीपल लगा दोगे? इसको a माइनस रूट बी से। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब a प्लस रूट बी पहले से दिया गया हो और हम उसको a माइनस रूट बी से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी। आ गया ना। देखो रूट में कोई नंबर्स नहीं बचे, तो ये परिमेयकरण में आ गया, परिमेय संख्या बन गया। तो इसका परिमेयकारी गुणांक कौन होगा? a माइनस रूट बी। देखिए, चलिए बाबू 46वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट एकदम। a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट बी, तो a और c में क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, बेवकूफी वाला संबंध है। हाँ बाबू देखो ना, रूट बी कैंसिल हो गया, a बराबर क्या मिल गया? c। फालतू बोले ना। मासा क्या होगा भाई? मासा वह नंबर है जो दोनों में कॉमन है। यहां पर इस संख्या में और इस संख्या में कॉमन देखिए, 3 क्यूब 3 स्क्वायर मिल गया कॉमन, 2 और 2 स्क्वायर मिल गया कॉमन, 5 और 5 मिल गया कॉमन, 10 9 10 नमा 90। आंसर ये आ गया। देखिए क्लियर, कॉमन मिला, HCF मिला, एक ही बात। 48 संख्या 4 पे पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा? n का कोई ऐसा मान हो सकता है कि ये शून्य पे समाप्त हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात की है बाबू कि मूर्ख लोग ऐसे करेंगे जो काम अभी हम आपको दिखला रहे हैं। 4 पे पावर 2 बराबर 16, 4 पे पावर 3 बराबर 64, ये सब नहीं करेंगे, ये कभी शून्य पर समाप्त तो होगा ही नहीं। जवाब देंगे कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है। 5 का होना जरूरी था ताकि इसका अंक शून्य पर समाप्त हो सके। और हम देख पा रहे हैं कि ये 6 पर हैं, 4 पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन शून्य पर समाप्त नहीं हो रहे और ना होंगे n के किसी भी मान के लिए। n के प्राकृत संख्या के रूप में किसी भी मान के लिए ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। ऐसी कोई संख्या n एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बाबू,
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगने वाला समय, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को एकदम सिंपल तरीका बताते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एलसीएम करके बना लो तो इन आपस में ये मिलेंगे 15 घंटे के बाद, और यहाँ पर ऑप्शन आपको 15 घंटा मिल जाएगा डी में। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट है 50 में बाबू कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उन्हें 3, 4 और 8 घंटे का समय लगता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में। तो बाबू 3, 4 और 8 का आपको फिर से वही करना है, एलसीएम निकाल लेना है, और जो आंसर आएगा वही है एलसीएम वैल्यू जो भी आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बाबू कि पार्ट 1 इत्मीनान हो गया है। पार्ट 2 वीडियो हम तब अपलोड करेंगे जब इसका रिस्पांस आपका अच्छा रहेगा। आपको अगर अच्छा लगा तो सिर्फ इतना पर ही हम नहीं रुकने वाले हैं, आपको इसका लेक्चर मिलेगा तो रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल्स है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्राइंगल है पढ़ने का, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, 9th में एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। इस तरीके से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव एक सिस्टमैटिक वे में हम अवेलेबल करवा देंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। रिस्पॉन्स का मतलब कि आपका कमेंट आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, यस सर वीडियो बनाना चाहिए, तो हम जरूर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।